नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। अभी हाल ही में यूरोप में एक देश है जहां पे यूरोप का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत हुई है। 18 साल के इंतज़ार के बाद यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम ओल्किलोटा है उसकी शुरुआत हुई है। आप यहां पे देख सकते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट्स रेगुलर आउटपुट। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यूरोप में, खासकर उस समय जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यह सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है, कितनी इसकी आउटपुट होगी, इसका नाम ओल्किलूटू 3 है और हम देखेंगे कि यह किस देश में शुरू किया गया है। तो करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि हम बात करते हैं आज के समय रिन्यूएबल एनर्जी की, क्लीन एनर्जी की, तो उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूरोप का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम ओल्किलोटो 3 है, इसे हाल ही में रेगुलर एनर्जी की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। जिस देश में इसकी शुरुआत हुई है वो है फिनलैंड। अब 14 साल की डिले के बाद इसकी कंप्लीशन जो है वो शुरू हुई है और अभी इसकी जो आउटपुट है, जो रेगुलर एनर्जी प्रोडक्शन है, उसकी शुरुआत हो गई है। ये जो इतना कॉस्टली रिएक्टर है, इसकी कैपेसिटी 1600 मेगावाट है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। 1600 मेगावाट है, जो कि फिनिश नेशनल पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है मार्च 2022 में। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा फिनलैंड के एनर्जी प्रोडक्शन में, और जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी तरफ ट्रांजिशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए इसको टेस्ट किया गया और उसके बाद अभी ओल्किलोटो 3 को किक्ड ऑफ यानी स्टार्ट कर दिया गया है इसकी प्रोडक्शन 16 अप्रैल से। फिनलैंड की जो इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंसी है उसके लिए यह काफ़ी सीरियस बूस्ट माना जा रहा है। ओल्किलोटो 3 ये अकेला प्लांट फिनलैंड कंट्री की 14% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। किसी देश की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, और फिनलैंड तो वैसे भी आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो इसकी 14% की जो कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अगर ये पूरी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एडिशन है क्लीन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। अब ये जो नए न्यूक्लियर रिएक्टर का लॉन्च हुआ है, इससे एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी इंक्रीज होगी, खासकर उस समय जब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया से ऑयल और गैस को खरीदना कट कर दिया है। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जहां पे जर्मनी और इटली जैसे देश हैं जो अभी भी रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस खरीद रहे हैं। इवन भारत जितना खरीदता है उससे भी कई गुना ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जिन्होंने बिल्कुल कट कर लिया है, जिसमें ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं आता है। हालांकि वो थोड़ा बहुत खरीदता है, लेकिन ये छोटे मोटे देश जो हैं जैसे फिनलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, क्योंकि इनको खतरा बना रहता है रशिया से। अभी हाल ही में एक और कंसर्न ये भी है कि फिनलैंड जो है उसने नाटो को ज्वाइन कर लिया है, तो इसकी वजह से रशिया ने भी वहां पे दोबारा धमकी दी हुई है युद्ध करने की। अब आप सब जानते हैं कि हाल ही में रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है उन्हें बेलारूस में रखने की बात कही है। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है, हमने आपको समझाया है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं और क्या कारण है कि इतने पावरफुल होने के बाद भी इनको न्यूक्लियर वेपन नहीं कंसीडर किया जाता है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के वीडियोज में जाइए, वहां पर आपको नीचे मिल जाएगा। अब ये ओल्किलोटो 3 जो है ये फर्स्ट न्यू जनरेशन EPR प्लांट है, यानी यूरोपियन प्रेशराइज प्लांट है। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट न्यू जनरेशन यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर प्लांट है और इस रिएक्टर को जॉइंटली डेवलप किया गया है फ्रांस की अरीवा और जर्मनी की सीमेंस ने। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करी, जिसकी वजह से इससे काफ़ी डिले भी हुआ और काफ़ी लॉसूट्स भी इसको झेलने पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि 14 साल के इंतज़ार के बाद ये चीज़ हुई है, लेकिन आफ्टर ऑल ये चीज़ हुई और अभी इसने अपनी जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दी है। कैपेसिटी मैंने बताया 1600 मेगावाट। 1600 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ओल्किलोटो 3 जो है वो अभी ऑपरेशनल है फाइनली, और एक्सपेक्टेड है कि अगले 60 साल तक ये ऑपरेशनल रहेगा। अगले 60 साल तक ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे प्रोड्यूस करता रहेगा और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा फिनलैंड के एनर्जी प्रोडक्शन में। अब हालांकि अगले 60 साल तक इसको ऐसे ही प्रोडक्शन इसकी चलती रहेगी, लेकिन अगर रशिया और यूरोपियन यूनियन या एक तगड़ा वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। हाल ही में मैंने बताया कि फिनलैंड जो है उसने नाटो की
सदस्यता जो है उसको हासिल कर लिया है। तो रशिया जो है इसको काफ़ी गुस्सा चढ़ा इसके ऊपर। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 ही ना हो जाए। हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि यार लड़ाइयाँ जो हैं वो पॉलिटिशियंस की ईगो की वजह से होती हैं। अननेसेसरी गरीब आदमी मरता है, और आर्मी वाले जो हैं वो भी बेचारे माओ के बच्चे हैं, तो वो भी अननेसेसरी मरते हैं। हमने रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी देखा थी, कई ऐसे रशियन सोल्जर्स हैं जो नहीं चाहते बेचारे युद्ध करना, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, दोबारा वहां पे या तो मार दिए जाएंगे या फिर नौकरी से निकाल दिए जाएंगे या फिर पैसा उनको नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली बात तो पापी पेट की ही है। तो इसलिए ना तो आर्मी के जवान लड़ना चाहते हैं और ना ही जो आम आदमी है वो लड़ना चाहता है। ये सिर्फ एक नेता की ईगो होती है या फिर कुछ घटिया मानसिकताएं होती हैं, जैसे पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता कि हम गजवा हिंद करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर चाइना के नेता की जो शी जिनपिंग है उसकी कि भैया हम तो एक चाइना जो है उसकी बाउंड्रीज को बड़ा करेंगे। वे क्या कहाँ ले जाएगा तू बाउंड्रीज को लेके? कभी बोलता है तिब्बत हमारा, आजकल तिब्बत तो तुमने ज़बरदस्ती लिया ही है, फिर तुम बोलते हो कि अरुणाचल भी हमारा है, ताइवान भी हमारा। भाई कहाँ लेके जाएगा इतनी? जितना जो एरिया तेरे पास है और उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनको तू शांति से रख ले। उनको तुमने इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग भागने के लिए मंजूर हैं और तेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मतलब पता नहीं क्या इन लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो है वो है। तो ये एक लीडर जो है उसकी ईगो के ऊपर युद्ध हो जाते हैं और बाकी जो है वो बेचारी जो जनता है वो पिसती है। तो यही एक कारण है कि डेमोक्रेसी की यहीं पे वैल्यू की जाती है। तो भारत में जो है वो डेमोक्रेसी है, तो इसलिए हमारे भारत में इस प्रकार की इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि ये मैं थोड़ा ट्रैक से थोड़ा अलग हो गया, तो चलिए दोबारा इस पर आते हैं कि ओल्किलोटो 3 1600 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ऑपरेशनल हो चुका है फाइनली, और अगले 60 साल तक के चलेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा डिलेज हुए, बहुत ज़्यादा लॉसूट हुए, तो इसका जो फाइनल कॉस्ट आया वो 11 बिलियन यूरोज आया। अब ये जो फाइनल कॉस्ट इसकी आई है 11 बिलियन यूरोज यानी $12 बिलियन, ये 3 टाइम्स है जो कि इनिशियली एक्सपेक्ट की गई थी। यानी इनिशियली अगर मान लो x एक्सपेक्ट की गई थी तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 3x इसकी कॉस्ट है। यहाँ पे मैथ की तरह, जैसे मैथ में बोलते हैं लेट्स सपोज इट्स x, तो ऐसे ही करके, लेकिन मान लो सपोज कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी x, तो फाइनल कॉस्ट कितनी आई 3x। वो 3x कितना है, $12 बिलियन है। तो x इज इक्वल टू x/3, तो उससे आप निकाल सकते हो कि भैया क्या इसकी एक्चुअल कॉस्ट रही होगी। तो हालांकि ये सब हमारे बात नहीं है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूँ। हमने इतना ध्यान रखना है कि 11 बिलियन यूरो या $12 बिलियन की जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो आई है और 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यही एक कारण है कि अभी तक का ओल्किलोटो जो है ये बहुत ही कॉस्टली वेंचर है फिनलैंड का। अब यहाँ हालांकि इतना ज़्यादा पैसा लगा, इतना डिले हुआ, इतने लॉसूट्स हुए, उसके बावजूद भी जो इस प्रोजेक्ट के लिए एडवोकेट करते हैं, जो इसके पक्ष में आर्ग्यू करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारे देश के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि इससे एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, और क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन की बात है तो कार्बन न्यूट्रलिटी के जो हमारे टारगेट हैं उसको भी रीच करने में ये हमें मदद करेगा, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब फिनलैंड की अगर हम बात करें तो 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इसके पास, 2 पावर प्लांट्स में बाल्टिक सी के शोर्स में। अभी ये जो प्लांट है ये 40% नेशन की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसे पूरा करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और फिनलैंड की जो सरकार है वो अभी इसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की बात कर रही है, प्लान कर रही है कि किस प्रकार से शेयर जो है एनर्जी का वो न्यूक्लियर पावर की तरफ और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। अब क्योंकि हमने फिनलैंड की बात की तो आइए देखते हैं फिनलैंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैप में ये है फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरोप के अंडर ये आता है, ये यूरोप का थोड़ा सा अपर साइड का मैप है। दुनिया के जो नॉर्दर्न कंट्रीज है उनमें से एक फिनलैंड है, इसके बगल में देखो ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है। अब फिनलैंड जो है ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड बोला जाता है। ये नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड इसके ये बॉर्डर करता है। दुनिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज हैं उनमें से एक फिनलैंड है और इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। ये 8th लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, पॉपुलेशन है इसकी 5.54 मिलियन 2021 के डाटा के मुताबिक। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी फिनिश और स्वीडिश। इसकी जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी, जो कि लार्जेस्ट सिटी है इस देश में। इसका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और करप्शन का लेवल भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिनलैंड जो है ये टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में पायनर है। वेल इस्टेब्लिश कंपनीज है यहाँ पे जैसे कि नोकिया और रोवियो। अब ध्यान में रखिएगा, नोकिया तो बड़ा फेमस था, आजकल तो चलो इतना फेमस नहीं है, लेकिन पहले बड़ा फेमस हुआ करता था। ये भी फिनलैंड की कंपनी है।
इसके साथ साथ एक बड़ी पॉपुलर गेम है एंग्री बर्ड्स। आप में से कौन कौन इसको खेलना पसंद करता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंग्री बर्ड्स मुझे भी बड़ी पसंद है, हालांकि मैं कोई ज़्यादा इसके लेवल क्रॉस नहीं कर पाया कभी। तो एंग्री बर्ड जो है ये भी फिनलैंड के द्वारा बनाई गई गेम है। इसके साथ साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है सोना कल्चर का, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लेक्स और फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट सोली निनिस्तो है। इसके साथ साथ वेलफेयर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है और फ्री हेल्थ केयर मिलती है सिटीजन्स को। ये काफ़ी फेमस है अपने ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए। आइकॉनिक नॉर्दर्न लाइट्स को आपने सुना होगा, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। मिडनाइट सन यहाँ पे देखने को मिलता है। यूनिकैमरल पार्लियामेंट है और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम इदुस्कुंटा है। अब ये पार्लियामेंट भी कई बार सवाल में पूछ ली जाती है, जैसे कैपिटल करेंसी होती है वैसे कई बार पार्लियामेंट भी पूछ ली जाती है। और क्योंकि फिनलैंड काफ़ी खबरों में है, क्योंकि अभी यहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो उसकी शुरुआत हुई है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि नाटो का यह मेंबर बना है। तो भाई इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कैपिटल हमने हेलसिंकी देखी, करेंसी यहाँ की यूरो है जो हम आगे भी देखेंगे, और पार्लियामेंट ध्यान में रखिएगा यूनिकैमरल पार्लियामेंट है और इदुस्कुंटा इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यह खबरों में रही है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, इसके साथ साथ नाटो की मेंबरशिप, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही इदुस्कुंटा जो यूनिकैमरल पार्लियामेंट है यही लॉज बनाती है और यही गवर्न करने का काम करती है। तो ये तो आपको पता है भाई, पार्लियामेंट बनाएगी, बस हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, यहाँ पे इदुस्कुंटा नाम जो है वो दे दिया जाता है। फिनिश पॉलिटिकल सिस्टम जो है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे भारत में है बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, एसपी, बीएसपी, पता नहीं कितनी की पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया में। तो उसी हिसाब से जो फिनिश पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसे बताती हैं। कंट्री का फॉरेस्ट कवर जो है वो 75% है, जो बहुत ही बड़ी बात है। लैंड एरिया का 75% फॉरेस्ट होना, हमें भी इनसे सीखना चाहिए और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना चाहिए। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ये फिनिश इकोनॉमी का, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री को। ऑफिशियल करेंसी जैसे मैंने बताया यूरो है, लेकिन 2002 से पहले इसका जो करेंसी थी वो मार्का थी, जिसको फिनिश मार्क भी बोलते थे, FIM, लेकिन अब इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। तो ये था फिनलैंड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके साथ साथ हमने देखा कि ये क्यों खबरों में है। एक तो इसलिए कि ये नाटो का मेंबर है, हालांकि उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि उसके ऊपर ऐसे कोई ऐसे बड़ी वीडियो बनाने की जरूरत मेरे को नहीं लगा कि थी। इसको मैंने मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें कवर किया था अच्छे से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैंने इसको ये कवर किया कि भैया यहाँ पे यूरोप का 18 साल के इंतजार के बाद यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसकी शुरुआत हुई है, उसका नाम ओल्किलो 2 रखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर के ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।